जहां बीजेपी का बूथ कमजोर, वहां पार्टी लगा रही जोर। भोपाल उत्तर सीट पहुंचे वीडी। 2023 की रणनीति। 26 जनवरी को जहां मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस की धूम रही, तो वहीं भोपाल के बूथ क्रमांक 216 पर सियासी हलचल भी देखने को मिली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां पहुंचे। अब इस हलचल की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल भोपाल का बूथ नंबर 216 उत्तर विधानसभा सीट में आता है, जो कांग्रेस का गढ़ कहलाता है। यहाँ के विधायक आरिफ अकील हैं। हम तो हमेशा समीक्षा करते हैं कि कहाँ हम कमज़ोर हैं। उस कमजोरी को दूर करके अपने संगठन को मजबूती का हमारा जो अभियान हमने लिया है कि कार्य विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण और प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाना। तो इसलिए उत्तर विधानसभा के आज 2 बूथों के कार्यकर्ताओं से आज एक सिंबॉलिक मेरी बात हुई है और हम लोग बैठ कर के लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं कि 51% वोट शेयर उत्तर विधानसभा के 246 बूथों पर कैसे आएगा। और आज हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। बीजेपी के बूथ विस्तार अभियान पर कांग्रेस भी नजर बनाए हुए है। वैसे 1 फरवरी से कांग्रेस का भी घर घर चलो अभियान शुरू हो रहा है, जो उसकी ग्राउंड तैयारियों की ओर इशारा करता है। लेकिन बीजेपी की तैयारी पर कांग्रेस का क्या कहना है, जरा इसे भी सुन लीजिए। बीजेपी जो करती है, ये पूरे मध्य प्रदेश में फेक वोटर बढ़वा लेती है। हम लोग नज़र रख रहे हैं। ये जीतती थी बीजेपी छद्म वोटरों से, फेक वोटरों से। हर जिले में हमने लोग अलर्ट कर दिए। इतने लाखों की तादाद में वोट कम हो रहे हैं कि बीजेपी घबराई हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी का बूथ विस्तार अभियान 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है। पार्टी का फोकस कमजोर बूथ पर है। वीडी शर्मा समेत बीजेपी के सभी दिग्गज अलग अलग बूथों पर उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अब सवाल यही है कि इससे लोगों पर कितना मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का बूस्टर डोज। और उसके पहले गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस जिंदाबाद। और इसी के साथ जिंदाबाद की तरफ आपकी और हमारी जर्नी भी लगातार बढ़ती रहे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा मेहनत पर भरोसा रखता है। एक ऐसी मेहनत जो लगातार जिस तरह से बचपन में आप और हम पाठ्यक्रम बनाते थे, हालांकि कम बच्चे उस पर अमल कर पाते थे कि सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 से 3 घंटे 7 बजे तक ये पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, कॉमर्स में है तो अकाउंटेंसी एंड ऑल दैट तमाम चीज़ें। और उसके बाद फिर 2 घंटे का विश्राम, 10 बजे से 12 बजे तक ये, फिर उसके बाद लंच का टाइम, और फिर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक ये, और फिर 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये, और फिर सोना। और वो टाइम टेबल ही देखकर ऐसे तृप्त हो जाते थे कि जैसे पूरी पढ़ाई हो गई। और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट करते थे, वो चुपचाप पढ़ाई करते थे, मुस्कुराते भी रहते थे और अपने टाइम टेबल पर आगे बढ़ते थे। बीजेपी कुछ उसी स्टूडेंट की तरह है जो टाइम टेबल बनाती भी है, ज़मीन पर एग्जीक्यूट भी करती है, और उसके नतीजे कई बार बहुत बेहतर मिलते हैं। लेकिन जैसा पढ़ाई में भी होता है कि कई बार आप जो पढ़ते हैं लगभग वही सब कुछ आ जाता है परीक्षा में, और कई बार कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं कि अचानक आप कहते हो किसने पेपर सेट किया है यार, कुछ समझ ही नहीं आया। तो चुनावी राजनीति का गणित भी कुछ इसी तरह का है कि कई बार पेपर ऐसा सेट हो जाता है कि 5 साल मेहनत करने के बाद भी 2018 में थोड़ी बहुत चूक हो जाती है और बीजेपी हतप्रभ हो जाती है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत किया साहब हमने। पूरे 5 साल पढ़ाई की, सुबह उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि तक लगातार काम, और कांग्रेस एक ऐसे निश्चिंत बंदे की तरह रहती है कि पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, पढ़ता ही रहेगा तू, कुछ नहीं होगा तेरे से, अबे फर्स्ट डिवीजन तो हमारी आएगी। ये कांग्रेस का स्टाइल है, आत्मविश्वास है, और कई बार ये फल भी देता है। कई बार नहीं, कुछ बार, ये ज़्यादा सही शब्द होगा। कई बार तब था जब कांग्रेस का भी एक इसी तरह का कैरिकुलम था, टाइम टेबल था। और अब जो बीजेपी का ये टाइम टेबल है बूथ प्रोजेक्शन का, बूथ विस्तारक, इस पर अद्भुत रूप से पूरी टीम जमी है। 10-10 घंटे एक एक नेता को कहा गया है कि आप दीजिए अपने बूथ के लिए और डटे रहिए। सबको मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िले बांट दिए गए हैं, संभागों के ज़िले बांट दिए गए हैं और सब डटे हुए हैं। तो फिर बीजेपी एक बार अपनी उसी मजबूत तैयारी के साथ, और दूसरी तरफ बेफिक्र कांग्रेस उस तरह से बेफिक्र नहीं है, क्योंकि 2019 और 20 में जो कुछ घटा है
उसने कांग्रेस के भी होश उड़ाए हैं और कांग्रेस अब अपनी उन कमज़ोरियों को दूर करने में भी जुटी। बहरहाल आज दोनों की तैयारियों पर एक बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं अब्बास हफीज़ साहब, युवा कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पार्टी के लिए, और ख़ुद बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं और बहुत बड़ी संख्या में मुरीद हैं इनके यूट्यूब पर। आपकी नज़र है। बहुत शुक्रिया आपका। मनोज सैनी साहब हैं जो हमारे आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत करीब की निगाह रखते हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर, और दोनों की राजनीति को बखूबी समझते हैं। उमेश शर्मा साहब हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है। सीनियर लीडर, बीजेपी प्रवक्ता, अपनी अलग ही शैली, अपनी अलग ही भाषा, प्रखरता के साथ, धारा प्रवाह हिंदी के साथ वो पहचाने जाते हैं। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूं। मनोज, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूँगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं बूथ विस्तारक ये जो योजना है, और जो हारी हुई सीटें हैं, ये बीजेपी का बड़ा फैसिनेटिंग नारा लगता है कि जो हारी हुई सीटें हैं उन पर हम विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस की भी यही कोशिश होती है, पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टियां जो भी हैं वो कोशिश करती हैं कि हारी हुई सीटों को अगर हमने जीती हुई सीटों में बदल दिया तो हमारी वैतरणी पार हो गई। ये आसान नहीं होता। बहरहाल आप बीजेपी की किस तरह देख रहे हैं इस योजना को, कि कैसे आगे बढ़ रही है बीजेपी? देखिए, मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 210 से 217 तक सीटें ऐसी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है कि हम यदा कदा आते जाते रहे हैं। एक आध बार तो मौका जरूर दिया है जनता ने, लेकिन 25 की लगभग ऐसी सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। मसलन उसमें उत्तर विधानसभा का जिक्र कर सकते हैं, उज्जैन की नागदा का जिक्र कर सकते हैं। ऐसी तमाम करीब 20 से 25 सीटें ऐसी है, तो उन्हीं पर भारतीय जनता पार्टी फोकस करना चाहती। बूथ विस्तार का जो मसला है वो सिर्फ बूथ विस्तार पर नहीं है, करीब 20 ऐसी बातें हैं जिनको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। चाहे वो युवाओं को जोड़ने की बात हो, वहाँ के खेल प्रेमियों को जोड़ने की बात हो, या जो योजनाएं महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। जैसे उत्तर विधानसभा में आज जब हम कवरेज कर रहे थे तो समझ आ रहा था कि टारगेट वही था कि प्रधानमंत्री ने यदि आयुष्मान योजना लेकर आए हैं तो आप उस घर को आप जरूर जाइए एक बार बूथ विस्तार के अंतर्गत, जो भी कार्यकर्ता है, और जाकर पूछे कि आपको कितना लाभ मिला। यदि लाभ मिला है तो वो किस वर्ग का है, और यदि वो मुस्लिम वर्ग से आता तो उसको याद दिलाइए जाकर कि ये प्रधानमंत्री की योजना है, इसमें कोई समाज या वर्ग की बात नहीं हुई है। तो धीरे धीरे कर की वोटर्स को जोड़ना, समाज के तमाम सारे लोगों को अपनी तरफ लेकर आना, और ख़ासकर उत्तर विधानसभा जैसी तमाम सीटों पर इस तरह की बारीकी से अध्ययन करना कि कैसे हमारा वोट शेयर 51% के आसपास पहुंच जाए। कहीं यदि कम रहा है तो उसको बढ़ाना है। और अभी तक बीजेपी ने ये माना है कि 37,000 के लगभग ऐसे बूथ है जो हम कमज़ोर मानकर चल रहे हैं, जिनमें हमें काम करना है। आपने बखूबी समझाने की कोशिश की बड़ी सरल शैली में, और निश्चित तौर पर ये काफ़ी मैटर करता है जब एक कोई भी पॉजिटिव योजना सरकार की वो लोगों तक पहुंचती है, भले ही उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग हो, लेकिन वो योजना जब उन तक पहुंचती है और समाज का वो कमज़ोर तबका होता है तो वो ये ज़रूर सोचता है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी अपनी जगह है, और इस योजना के ज़रिए जो लाभ पहुंचा है तो टारगेट को आप हिट करते हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार बीजेपी की हो। मसला अब्बास हफीज़ साहब आपकी अपनी पार्टी का भी है, क्योंकि संगठनात्मक मजबूती के लिए आप भी आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी बहुत चुनौती के साथ आगे बढ़ रही है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि 2018 का कड़वा अनुभव बीजेपी का और 19-20 का आपका इस चुनाव को बहुत रोचक बना रहा है। गलती करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी करता है शरद जी, और तैयारी मजबूती के साथ करता है तब सत्ता के अंदर वो आता है। भारतीय जनता पार्टी का एक स्टाइल है, वो स्टाइल ये है कि खूब हंगामा खड़ा कर दिया जाता है, फिर भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन दिखाया जाता है कि एक बड़ा सारा इवेंट हमने कर दिया। मिसाल के तौर पर उत्तर विधानसभा में एक परसेप्शन मैनेजमेंट जिसे कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अंदर तक जाके काम करने वाली पार्टी है, एक सदी पुरानी पार्टी है, और अंदर तक हमारे पास भी ऐसी विधानसभा क्षेत्र है, जैसे बुधनी ही देख लीजिए। बुधनी के ऊपर हमारी अलग मेहनत है, बुधनी पे सर्वेज हैं हमारे। ऐसी बुधनी जैसी बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनको हमें जिन किले को भेजना है। आप बहुत बड़ी बात नहीं होगी कोई युवा प्रत्याशी बुधनी से आए और जो लोकल हो वहाँ का, और शिवराज जी के वो पूरा का पूरा जो काम है वहाँ ख़त्म कर दे और वहाँ पर परचम फहरा दे, तो ये भी कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं होगी। तो हमारी तैयारी इस तरह की है, इस तरह के काम हमारे हैं, और जनता से सीधा कनेक्ट है। अब आप देखिए, जैसे वी डी शर्मा जी पहुँचे, अब वी डी शर्मा जी से जनता क्या सुनना चाहती है? कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ये कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ जाएंगे, लेकिन जब कार्यकर्ताओं से जनता वहाँ की क्षेत्रीय सवाल पूछेगी कि भैया महंगाई का बताइए क्या करें, तो क्या जवाब होगा उस कार्यकर्ता के पास?
पास। वीटी शर्मा जी ने वो मंत्र तो दिया नहीं है, अध्यक्ष जी ने उनको, वो तो अपने बूथ को मजबूत करने के काम है, तो वो जवाब नहीं है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर जनता सवाल करेगी, कोई जवाब नहीं है। जिस घर में जाएंगे, घर में जाने की बात कर रहा है, जब घरों में जाएंगे योजनाएं बताएंगे, लेकिन जो वहां के लोग होंगे उस घर के अंदर पूछेंगे कि ये मेरा बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है और हमारे पूरे मोहल्ले में किसी को रोजगार नहीं मिला आपकी सरकार के अंदर, क्या जवाब होगा? तो हमारी रणनीति जो है वो बहुत मजबूत है और इनसे सवाल करने की रणनीति है, इनको सवालों के कटघरे में लाने की रणनीति है, इनकी जवाबदेही तय करने की रणनीति है और सीधे तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी जनता से कनेक्ट कर रही है। 1 फरवरी से हमारा डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो रहा है, जिसमें हम घर घर जाने वाले हैं। उसके साथ साथ एक एक बूथ के ऊपर हमने जो 5 युवाओं की जो टीम तैयार करने की, मजबूत युवाओं की क्षेत्रीय टीम तैयार करने की बात कही थी, उस सबको देखकर ये घबरा चुके हैं और घबराने के अंदर ये निकले हैं। लेकिन घबराहट का काम कुछ काम का नहीं होता, जनता के दिल के अंदर बैठी है जो कांग्रेस बैठी हुई है, जनता के दिल में बैठ के पीड़ा देने का काम इन्होंने किया, जनता उस पर सवाल करेगी। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होती है और हर राजनीतिक दल के लिए भी एक निगेटिव मार्किंग होती है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे वो विपक्षी दल हो। कांग्रेस से अगर ये पूछा जाएगा कि सब कुछ एक ही टोकरी में क्यों रखा है आपके यहाँ, तो ये निगेटिव मार्किंग वाला सवाल है और कांग्रेस को इसका जवाब कांग्रेस ने सोच रखा होगा। बीजेपी ने क्या सोच रखा है उमेश जी हमें बताएंगे। निगेटिव मार्किंग अगर होती है, जिसकी तरफ इशारा किया है इन्होंने, अगर उसको हम निगेटिव मार्किंग माने उमेश जी, तो इन सवालों का जवाब जाहिर तौर पर आपने बूथ की तैयारी के साथ तैयार किया होगा कि महंगाई पर आप क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम डीजल पर भी क्या बोलेंगे, बहरहाल आप समग्र रूप से क्या बोलेंगे, अब हम वो सुनना चाहते हैं। शरद जी, मुझे लग रहा है कि किसी भी विश्व के किसी भी राजनीतिक संगठन का ये सबसे अनूठा और अद्भुत कार्यक्रम है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस के मित्रों को अवश्य ऐसा लगता होगा कि हम प्रोपोगंडा ज्यादा करते हैं और हमारी जो शिकार की शैली है वो हुंकार करके है और नगाड़े बजाकर शिकार करने की शैली है, पर वास्तविकता ये नहीं है। आप कल्पना तो करिए शरद जी कि 20,000 कार्यकर्ता हैं, अपने जीवन के 100 घंटे एक कार्यकर्ता दे रहा है और 20,000 इंटू 100 करते तो 20 लाख घंटे हमारा कार्यकर्ता समाज जीवन में उतरा हुआ है और 20 लाख घंटे का ये समय, 20 लाख घंटे का ये श्रम, 20 लाख घंटे की कार्यकर्ता की उत्पादकता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार के लिए समर्पित हो रही है, तो इसका निश्चित रूप से हमको प्रतिशत प्राप्त होगा। और कोई भी परीक्षा होती है शरद जी, उसमें 100% अंक कभी प्राप्त करे नहीं जा सकते। हो सकता है कि 100 नंबर का पर्चा है तो हम कहा कह रहे हैं कि हमको 100 में से 100 चाहिए, हमारा तो टारगेट केवल 51 है। हमने तो ये भी नहीं कहा कि हमको 60% अंक चाहिए या 75% चाहिए या मेरिट चाहिए। हमने तो कहा कि वोट प्रतिशत शेयर है। हम तो जो अब्बास भाई ने गिनवाया वो 49 छोड़कर चल रहे ना। अभी तो हमारा लक्ष्य केवल 51 है, तो 51 को हमको कन्विंस कराना है और 51% को कैसे सहमत कराना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भली बात जात है। और जो मंत्र होते हैं ना, जिनसे संधान किया जाता है और जिनसे आयुधों का आह्वान किया जाता है, वो मंत्र सार्वजनिक नहीं करे जाते हैं, वो मंत्र तो युद्ध की बेला में उपयोग करे जाते हैं। और कार्यकर्ता जब बूथ पर जाता है, सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा और अंतर्मन का स्पर्श करता है, एक एक झोपड़ी एक एक खोपड़ी में उतरने का प्रयास करता है, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो झोपड़ी झोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी में इन सारी बातों का प्रत्युत्तर भी देगा और सामने वाले को सहमत कराने का प्रयास भी करेगा। ये सही है कि हम लोकतांत्रिक परिवेश में जी रहे हैं। आवश्यक नहीं कि 100 में से 100 व्यक्ति हमारी बात से सहमत हो गए, पर अभी हमारा प्राथमिक लक्ष्य केवल 51% का है। और एक आखिरी बात जो मनोज जी ने कही थी कि जो उत्तर विधानसभा या अन्य विधानसभा, इस समय हम इसको विधानसभा वार विश्लेषित करके नहीं जा रहे शरद जी। हमारे लिए 230 विधानसभाएं, हमारे लिए 65,000 बूथ है, हमारे लिए 56 संगठनात्मक जिले हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो बूथ पर काम करने का क्या है, तो 65,000 बूथ पर हम लक्ष्य लेकर निकले कि एक एक बूथ पर 50 सक्रिय कार्यकर्ताओं की टोली का निर्माण करें। 20 अभी हमारे पास है, उसमें 30 को और हम समावेशित करना चाहते हैं, तो 32,50,000 कार्यकर्ताओं का संग्रहण करने का लक्ष्य लेकर निकले हैं। कमाल है सर, मैं समझ गया, लेकिन आप बीजेपी की शैली ज़बरदस्त है इसमें कि यहाँ मंच पर जो बोलना है वो सब कुछ ऐसा बोलना है जिससे हीमोग्लोबिन 16 से ऊपर ही जाएगा और पूरी ताकत से। और आपने बड़े चातुर्य से ये भी कह दिया कि यहाँ थोड़ी बोलेंगे, वो 49% की बात बंद बैठक में होगी कि कहाँ क्या करना है, उत्तर के लिए क्या रणनीति है, 13,000 बूथों के लिए क्या रणनीति है, उसका जिक्र आपके साथ नहीं करेंगे। और परम संतोष भी दर्शाया आपने कि हम कौन से 100% के आकांक्षी हैं कि हमको IIT खड़गपुर में ही एडमिशन लेना है। 51 दे दीजिए, बढ़िया है, संतोष से सरकार बनाएंगे, चलाएंगे। बहरहाल शुभकामनाएं आपको भी, कांग्रेस को भी। अब्बास हफीज साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे अपने
वरिष्ठ साथी की वक्तृत्व कला पर कुछ रीझ भी रहे थे, अगर मुझे लगे। जी देखिए, बताइए। सबसे पहली चीज तो हमारे उमेश भाई ने जो बात कही कि इनको 49% से तो मतलब है ही नहीं, यहाँ पर ये उसको गिन के ही नहीं चल रहा है। विषय यह है कि सिर्फ 49% असंतुष्ट है, मतलब 51% कह रहे हैं कि और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है और महंगाई बढ़ाई है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। 51% ये सोच के बैठे, अरे भैया आपके विरोध में 90% लोग तो खड़े हुए हैं सामने, आप कैसे 51% लाएंगे, ये बड़ा विषय है। दूसरी बात उन्होंने शुरू करी कि अद्भुत, अनुकरणीय, तो सारी चीजें अद्भुत ही करती है इनकी पार्टी, जब भी करती है। नोटबंदी किया, अद्भुत काम हो गया, उसका जब नुकसान हुआ तो खामोशी से पीछे हो गए। जीएसटी लागू कर दिया, अद्भुत काम हो गया, इतिहास में पहली बार हुआ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कभी जिंदगी में, फिर पीछे हो गए। और अब यहाँ पर जितनी चीजें हो रही हैं सब अद्भुत ही होती हैं इनकी, उसमें अद्भुत सरकार है, अद्भुत हमारे हमारे व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं कहता हूँ उमेश जी तो खैर उनकी शैली का कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक आखिरी बात, झोपड़ियां खत्म कर दीजिए मान्यवर, अब तो झोपड़ियां खत्म कर दीजिए, झोपड़ियों से तो परेशान है, इसको हमें खत्म करना है और आगे चलना है पक्के मकानों के साथ और उनकी जिंदगी पक्की बनाकर। जी उमेश जी बोलिए। जी नहीं, मुझे लग रहा है कि अब्बास भाई मेरी सारी बातों का भिन्नार्थ ही ले गए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि 49 की हमको आवश्यकता नहीं है, हमने ये कहा है कि 100% प्राप्त कर लेंगे, ये संभव नहीं होता है और संभव भी नहीं है। हम तो 100% के पास जा रहे हैं। हमने तो ये थोड़ी कहा कि 65,000, हम तो सारे बूथों पर जा रहे हैं, उसमें तो जो हमको पाते प्राप्त होगा उसकी आकांक्षा हम प्रकट कर रहे हैं। और रही बात झोपड़ी की, तो वो एक प्रतीकात्मक शब्द होता है कि प्रत्येक घर जाएंगे। झोपड़ी तो तब हुआ करती थी जब इंदिरा आवास कुटीर में एक कुटीर आया करता था, वो भी सरपंच की लंगोटी में चिंदी जैसा चिपक जाता था। जब ये देश जब आजाद हुआ था तो सुई नहीं बनती थी, एक लंबा सफर तय किया है, धीरे 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 लोगों के जीवन को उठाया है कुर्बानियां देकर। आपको जब मिला है तो आपको तो अपना 5 सितारे के होटल की तरह मिला है हेडक्वार्टर। ये एक लंबा सफर है, लंबा सफर है, कम से कम उसको एहसान मानना चाहिए आपको एक अच्छी जिम्मेदार पार्टी होने के नाते। और शरद जी क्या बचा है, चलिए मैं विषय पर आता हूँ। उमेश जी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, फिर मुद्दे पर लौटता हूँ। जी जी शरद जी, मुझे लग रहा है कि सबसे अद्भुत तो यह है कि ये जो हमारी कार्य पद्धति है, इसके आधार पर हमने आज ये करने में तो सफलता प्राप्त कर ली है कि एक समय जो कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष के अधिकतम भूभाग पर राज्य किया करती थी, आज वो कांग्रेस पार्टी अगर सिमट कर रह गई है तो समाजवादी, बहुजन समाजवादी या जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल या आप पार्टी के कारण नहीं रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण रही है। हमने आपकी भागीदारी के अंदर से अपनी भागीदारी को बढ़ाया। आप भी कम होते जा रहे हैं सूरज, आपका भी सूर्यास्त हो रहा है सामने, आपकी जनविरोधी नीतियां जनता के सामने आ चुकी हैं और यही वजह है कि आप अपनी सीटों को जो कम होता हुआ देख रहे हैं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके सवाल को ऐसे ले जाता हूं कि आपसे इतनी मोहब्बत है बीजेपी को, क्योंकि वो जानती है कि इन तमाम वादियों के बीच में, जो तमाम तरह तरह के वादी हैं, समाजवादी हैं, बहुजनवादी हैं, वामवादी हैं, इनके बीच में ये जो कांग्रेसवादी है, यही असली चैलेंज है। इसीलिए आपसे इतनी मोहब्बत है कि मलयालम में वो कहावत है कि चाट चाट कर परेशान कर देना, यानी चाट चाट कर चुनौती बना देना। इसीलिए बीजेपी आपके लिए इतनी बड़ी आपको चुनौती मानती है। जी मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कांग्रेस की चुनौती यही है जो अब्बास हफीज साहब की बयानी से झलकती है। वो ये जानते हैं कि बीजेपी की ताकत उसकी संगठन शक्ति है, इसीलिए वो बीजेपी की संगठन शक्ति का जवाब कांग्रेस की संगठन शक्ति से देने के बजाय वो उन मुद्दों की तरफ आते हैं जो मुद्दे जनता को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, चाहे वो महंगाई हो, पेट्रोलियम डीजल की कीमतों में इजाफा हो, या स्टेट में भी जो ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर ये दावा किया जाता है कि इनकी वजह से जनता में बेचैनी है। ये हो नहीं सकता कि कांग्रेस रातों रात बीजेपी की तरह एक संगठन की ताकत खड़ी कर ले, लेकिन फिर भी आप मध्य प्रदेश में जो कोशिशें आप देख रहे हैं, कमलनाथ जी लगातार कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि अपनी तई वो अब तक के बीते 2 चुनावों से अगर मैं तुलना करूं 2008 और 2013 से, तो वो बेहतर कोशिशें हैं? देखिए, निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा उमेश जी कह रहे थे, झोंपड़ी झोंपड़ी खोपड़ी खोपड़ी, तो कम से कम ये तो सोचना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, झोंपड़ी झोंपड़ी और खोपड़ी यानी हर एक व्यक्ति के घर तक हमें जाना होगा। 2018 में जो वोट ऑफ शेयर था वो करीब 41.6% कांग्रेस के पास था और 40.2% भारतीय जनता पार्टी। बहुत कम अंतर था, लेकिन सीटों के कम अंतर के कारण हमने देखा सत्ता को परिवर्तित होते हुए। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कमलनाथ को गंभीरता से ले रही है, जो हमने समझा है। और जब भी कभी जाते हैं तो चर्चाएं भी होती है और चर्चा पर आगे बढ़ती हुई बीजेपी नजर आ रही। पर सवाल यही है, क्या कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, हालांकि कांग्रेस के भीतर अभी कुछ दिन पहले हमने एक मसला देखा जो काफी चर्चा में बना, उस पर नहीं जाएंगे,
पर निश्चित रूप से कांग्रेस को भी ये समझना पड़ेगा कि यदि वो झोंपड़ी और खोपड़ी की बात कर रहे हैं तो आपके पास मुद्दे तमाम हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। बात करने से नहीं, आपको उसी तरह झोंपड़ी और खोपड़ी तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने इस कमजोरी को समझ लिया, अपनी कमजोरी को, और वो सुधारने के मूड में है। और तो और अपने लोगों का वेरिफिकेशन करना, वहां जाकर देखना कि वास्तव में वो काम कर रहा है या नहीं। जैसे उत्तर विधानसभा का जिक्र इसलिए हो रहा है कि उत्तर विधानसभा ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही, बीजेपी जीती है वहां से चुनाव, और यदि वो प्रयास करती है तो पुनः वहां तक जा सकती। कई बार हम देखते हैं कि नेता अपने तरह से उस तरफ बढ़ते हैं, तो संगठन की नजर वहां भी है जिसमें पीढ़ी परिवर्तन भी है, और ऐसे नेताओं का परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है जो आगे चलकर बीजेपी को एक सशक्त रास्ता बनाता हुआ। उमेश जी और अब्बास जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, बहुत जल्दी चाहूंगा उत्तर। उमेश जी, एक ऐसा सवाल है जिसका मुझे मालूम है आपसे शास्त्रीय उत्तर मिलेगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं फिर। 3 इडियट एक बहुत जोरदार फिल्म, जिसमें एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन के हेड को ये बार बार लगता था कि इंस्टीट्यूशन ही बड़ी चीजें बनाता है, और कुछ ऐसे विद्यार्थी आते हैं क्रांतिकारी जो ये बताते हैं कि नहीं, व्यक्तिगत मेधा प्रतिभा, यानी मैं इसको इस रूप में आपके सामने रख रहा हूं कि कार्यकर्ता ही वो इकाई है जो बीजेपी को बीजेपी बनाती है, और इंस्टीट्यूशन जितना बड़ा है, कार्यकर्ता मैं ये नहीं कहूंगा उतना ही बड़ा है, लेकिन कार्यकर्ता को कम भी मत आंकिए। ये इन दिनों और बीते कुछ सालों से बीजेपी की चुनौती है। मुझे मालूम है आपका उत्तर इस पर, इस मंच पर तो नहीं मिलेगा, फिर भी आपकी जो मर्जी हो इस पर आपकी उत्तर प्रतीक्षित है, अपेक्षित है जी। आप मान लीजिए कि ये संस्थान जो है वो 3 इडियट के संस्थान निदेशक से जरा अलग है। इस संस्थान के जो निदेशक हैं वो अपने विद्यार्थियों की मेधा को और प्रगल्भता प्रदान करने के लिए ही प्रयास करते हैं, और इस संस्थान के जो निदेशक है वो रंचमात्र भी इस बात का प्रयास नहीं करते कि उनके विद्यार्थी के भीतर जो प्रतिभा है उसका दमन किया जाए और उसको एक परंपरागत तरीके से आगे बढ़ाया जाए। मुझे लग रहा है कि यहाँ तो व्यक्तित्व निर्माण का काम अहर्निश चलता है शरद जी, और दिन प्रतिदिन चलता है। तो कोई भी कार्यकर्ता जो है वहां पर ना तो संस्थान के निदेशक से असहमत है और ना संस्थान की कार्यप्रणाली से असहमत है। ये वो विद्यालय है जिसके खुद के नंबर अच्छे नहीं आते हैं, दूसरे विद्यालयों से बच्चों को लाते हैं। विद्यालय की बात कर लेते हैं, दूसरे विद्यालयों के बच्चों को आपके विद्यालय के कुलपति माननीय कमलनाथ जी हैं, आपने बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और कुछ युवा शाहरुख खान चुनौती भी देते रहते हैं उनको वायलिन बजाते हुए कि ये तो नहीं होगा सर, अब ये अलग अंदाज में चलेंगी चीजें यहाँ पर। क्या लगता है आपके यहाँ ये अनुभवी कुलपति और कुछ युवा चेहरे सामंजस्य बेहतर? दोनों पार्टीज का जो वर्किंग स्टाइल है वो अलग है, और हमारा हमेशा से ऐसा, इनका हमेशा से ऐसा। ये संगठन कार्डर बेस कहलाता है, और हम जो है हम अलग तरीके से चलते हैं शुरू से, उसी से हम जीतते भी हैं और उसी तरह से हम आते हैं। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष, कमलनाथ जी ने हमेशा ये बात कही है कि हमारी लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी के संगठन शक्ति से है और इनके धनबल से है, इन तमाम चीजों से हमारी लड़ाई है। लेकिन संगठन वहां धरा का धरा रह जाता है शरद जी, जब जनता परेशान होती है, जनता पीड़ित होती है, वो संगठन किस काम का और जनता को सुख नहीं दे पाए और जनता के दुखों को दूर नहीं कर पाए। तो ऐसी हालत में 2018 भी देखा था और आने वाले समय 2023 भी देखेंगे। हमारे पास उपलब्धियां हैं आज गिनाने को 15 महीने की, तब तो हम वादों के ऊपर आए थे, आज वादे पूरे करके आए हैं, और वादे पूरे करते हुए चुनाव लड़ा जाएगा तो आप देखिएगा ये बीजेपी कहीं नहीं दिखेगी। आखिरी बात करूंगा अपनी, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत इसलिए पड़ गई है इन सीटों को ध्यान देने की, क्योंकि उसको मालूम है, उसका आंतरिक सर्वे ये कह रहा है कि 50 से 60 सीटें कम होने जा रही हैं, तो इन 50-60 सीटों पर जहां सिटिंग एमएलए बीजेपी के हैं वो हारेंगे तो कहां से कंपेंसेट किया जाएगा ताकि हमारी हालत थोड़ी सुधर जाए। दोनों ही पार्टियों के लिए मैसेजिंग बहुत साफ है। सत्ता में आपके जब वर्ष बढ़ते चले जाते हैं, 5 साल पूरा किया, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म, छठा टर्म, जिसकी कांग्रेस को बहुत आदत रही है, और 40 साल आज़ादी के बाद उसके टर्म दर टर्म उसके साथ आते रहे हैं। लेकिन ये टर्म अपने साथ और भी टर्म लेके आते हैं, और ये टर्म अच्छे वाले टर्म नहीं होते हैं। सत्ता में आपकी भागीदारी बढ़ने के साथ आता है अहंकार, आता है कहीं ना कहीं जनता की बातों को मजबूती से न सुनने की एक चुनौती, और कांग्रेस ने उसकी भारी कीमतें भी चुकाई हैं अलग अलग राज्यों में, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। बीजेपी को सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ाने के साथ और विनम्र होना पड़ेगा, और कार्यकर्ता की तरफ उन्मुख होना पड़ेगा, और जनता से जुड़े मुद्दों पर सच्चाई के साथ रूबरू होना होगा, और कांग्रेस को मिस्टर भरोसेमंद की तरह सामने आना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा जनता को कि हम विकल्प हैं, हम अल्टरनेटिव हैं। आप देखिए तो हमारे पास भी गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। यही पक्ष विपक्ष की वो लड़ाई है जो अतीत में गौरवशाली लोकतांत्रिक अध्यायों का कारण बनती रही है,
और मुझे लगता है कि वीरों से ये भूमि कभी खाली नहीं रही है और आगे भी रहेगी नहीं। तो ये द्वंद्व हमें भारतीय लोकतंत्र में हमेशा दिखता रहे। इस गणतंत्र दिवस पर इसी गणतंत्रीय शुभकामना के साथ इस बातचीत को हम विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया उमेश जी, शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सौगातों पर सियासत। नमस्कार।